साथियों नमस्कार। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट में कुछ हमने सवाल आपको दिए थे। हमें उम्मीद है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने सवाल लगाए होंगे और बहुत लोगों ने कमेंट करके आंसर दिया भी है और हमने कहा था इन सवालों को हम सॉल्व भी करवा देंगे। तो आपने हो सकता है कॉपी में नोट कर लिए होंगे सवाल। तो जिस कॉपी में आपने सवाल नोट किया है, जहां लगाया है, उसको सामने ले लें। तो एक एक सवाल हम आपको सॉल्व करा दें, आप अपना आंसर मैच कर लें। साथ ही अभी एक कमेंट आया था, आशीष मौर्य कोई कमेंट किए थे कि सर कैलेंडर में आपने वो शताब्दी का पहला और अंतिम दिन क्या होता है शायद नहीं बताया है। हो सकता है भूल गए हो, ना बताए हो, तो हम उसको अभी बता देते हैं। कमेंट उनका ये देखिए, डियर सर, आगे आप पढ़ ही लेंगे, अंग्रेजी हम कम पढ़ पाते हैं। तो हम पहला और अंतिम दिन कैलेंडर का क्या होता है उसमें शताब्दी का बता देते हैं, उसके बाद फिर वर्णमाला के का डिस्कस करते हैं। देखिएगा, कोई भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, इसमें 4 तरीके से सवाल आते हैं। एक सवाल आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है। एक आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता है। एक आएगा कि किसी भी शताब्दी का कौन सा दिन, निम्न में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। और चौथा पूछा जाएगा, अंतिम दिन नहीं हो सकता है। देखो, इन चारों सवालों को करने के लिए केवल एक चीज याद रखना है, किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा होगा। दो चीजें होंगी, कौन कौन सा दिन, पहला दिन कौन कौन सा होगा, यानी किस किस दिन से किसी भी शताब्दी का प्रारंभ हो सकता है। शताब्दी का मतलब जैसे 101, 201, 301, ये शताब्दी 100 साल बाद। तो हम आपको बता दें, हमने बताया भी है, क्लास में भी बताया है, हो सकता है यूट्यूब वाली क्लास में ना बताए हो, दिमाग से निकल गया होगा। मान लिया बताए भी हैं तो फिर से बता देते, इसमें कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ना है। तो किसी भी शताब्दी का जो पहला दिन, वो हमने आपको याद कराया है 1246। क्यों भाई, शायद आप लोग जानते होंगे 1246 ये किसी भी शताब्दी के पहला दिन है। यानी सोमवार किसी भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी पहला दिन नहीं हो सकता। तो नहीं होगा आप निकाल सकते हो कि नहीं इससे। अगर आपको 1246 याद है तो कौन सा दिन नहीं होगा भी निकाल सकते हो कि नहीं। कौन कौन सा दिन, सोमवार तो होगा, मंगल होगा, बुधवार, बुधवार का मतलब 3 नहीं हो सकता, बृहस्पति हो सकता, शुक्रवार नहीं हो सकता और रविवार नहीं हो सकता, या 350 कर ले। यानी कि केवल आपको अगर इतना याद है कि 1246 ये किसी भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, तो नहीं हो सकता इसी के आधार पर ला सकते हो। जो जो इधर छूट रहे हैं वो नहीं हो सकते। क्यों भाई। अब अगर किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन की बात करें, अंतिम दिन की बात, तो अंतिम दिन देखो होगा, इसी से निकलेगा, इधर को तीर लगा मैं, अंतिम दिन इसी 1246 से ही निकलेगा। भाई अगर किसी भी शताब्दी का पहला दिन सोमवार है, हो सकता है, तो इसके जस्ट एक दिन पहले किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। क्यों भाई, भाई किसी भी शताब्दी का अंत अगर रविवार से नहीं होगा तो सोमवार से प्रारंभ कैसे होगा। यानी रविवार से किसी भी शताब्दी का अंत हो सकता है, ये अंतिम दिन में बात कर रहा हूं। और सोमवार से भी अंत हो सकता है कि नहीं, क्योंकि सोमवार से अगर अंत नहीं होगा तो मंगल से प्रारंभ कैसे होगा। बुधवार से भी अंत हो सकता है कि नहीं, और शुक्रवार से भी अंत हो सकता है। यानी किसी भी शताब्दी का अंत इसी 1246 से ही लाना, इसके पीछे का एक एक कर दो तो हो सकता है। और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है, इनमें एक एक घटा दो।
यानी मंगलवार नहीं हो सकता, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता और शनिवार नहीं हो सकता। समझ रहे? तो अगर इसको हम एक चार्ट से देखें, सिंपल सा, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, अभी पहले इसको बता देते, फिर आपको ये प्रूफ भी कर देते कि 1246 कैसे, पहले प्रूफ कर देते। ठीक, देखो कोई भी शताब्दी का पहला दिन, सबसे पहले तो 1 जनवरी 1 ईस्वी को सोमवार था ही, पहली शताब्दी का। तो यहां कहेगा किसी भी शताब्दी का पहला दिन, तो हम कहते हैं उसके बाद कोई शताब्दी हो चाहे ना हो, पहली शताब्दी का दिन तो पहला था, यानी सोमवार से तो हुआ भाई। उसके बाद फिर 100 साल बाद जब दूसरी शताब्दी शुरू होगी, तो 100 साल का कोड आपको मालूम है कितना? 5। 100 साल का 5 होता है ना, तो इसमें जब 5 जोड़ोगे तो 6 से अगली शताब्दी का प्रारंभ होगा, यानी कि 1 से प्रारंभ हो सकता है, 6 से, यानी सोमवार से प्रारंभ हो सकता है और शनिवार से। अब फिर से अगर 100 साल बाद देखेंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 का मतलब 4, 7 चला जाएगा, यानी बृहस्पतिवार से भी हो सकता है। जो लोग अगर आज ही से हमारा चैनल ज्वाइन किए हैं ना, पहला वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज, ये पुरानी बात हो रही है, कैलेंडर के सभी पार्ट प्लेलिस्ट में है, पहले उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, तब इस पे बात करेंगे। इसको ध्यान से देखना। अब अगर 4 में हम फिर से 5 जोड़ेंगे 100 साल बाद, तो 9 आएगा, 9 का मतलब 2, यानी मंगल से भी प्रारंभ हो सकता है। अब फिर से अगर हम 4 जोड़ेंगे, इसमें 2 में अगर फिर 4 जोड़ेंगे, वो 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 का मतलब 0। और अब की जब 5 जोड़ेंगे तो ये 400वां साल होगा, ये लीप ईयर होगा, तो इसमें एक और जुड़ेगा। ये है कहानी भाई। 100 साल में तो 5 था, 200 में 5 था, नीचे बैठ जाओ, 200 में 5 था, 300 में 5 था, लेकिन 400वां साल आपको मालूम लीप ईयर होता, तब की 6 जोड़ना है। इसमें जब 6 जोड़ोगे 2 में तो 8 हो जाएगा ना, और 8 का मतलब फिर से सोमवार हो जाएगा। तो ये किसी भी शताब्दी का पहला दिन हो गया क्या? 1642। और इसी को हमने कहा है कि पहला दिन होगा 1246। इसी को याद रखना है, 1246 किसी भी शताब्दी का पहला दिन होगा। हम दो कॉलम यहां बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी 1246 से ही सब कुछ निकाल देंगे। ये प्रथम दिन होगा, कौन सा प्रथम दिन होगा, कौन सा प्रथम दिन नहीं होगा, कौन सा अंतिम दिन होगा और कौन सा अंतिम दिन नहीं होगा। तो प्रथम दिन होगा तो आपको याद है ना, बस उसी से देखो सब आ जाएंगे। प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? 1246। अब कौन नहीं होगा? जो इसमें बचे होंगे, यानी 0 पहले का है, सोमवार लिखा है, मंगल बुधवार पहले, बृहस्पति है यानी शुक्रवार, शनि है यानी रविवार, यानी 350, 350 रटना, लेकिन खाली 1246 है, ये सब इसी से निकालना है। 350 जो है किसी भी शताब्दी, यानी बुधवार, शुक्रवार और रविवार किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। अब अंतिम दिन की अगर बात करें कौन कौन होगा, तो इनमें अगर एक एक कम कर लें भाई, अगर अंतिम दिन रविवार किसी शताब्दी को होगा तभी तो सोमवार होगा, तो अंतिम दिन देखा जाए तो कौन होगा? सोमवार में एक कम करो यानी रविवार, मंगल में एक कम करो यानी सोमवार, बृहस्पति में एक कम करो बुधवार, शनि में एक कम करो शुक्रवार। ये अंतिम दिन होगा। अब कौन कौन नहीं होगा, इनमें एक एक कम कर लो, नहीं वाले में, यानी कि मंगलवार नहीं होगा, 5 में एक कम करो, बृहस्पतिवार नहीं होगा, और 0 में एक कम कर दो यानी 7 में 6, यानी कि शनिवार नहीं होगा। तो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन होगा? 1246, मतलब सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन नहीं होगा?
बुधवार, शुक्रवार, रविवार। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन होगा? रविवार हो सकता है अंतिम दिन, सोमवार हो सकता, बुधवार हो सकता, शुक्रवार हो सकता है, लेकिन अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। इसको आप जैसे चाहो अपनी भाषा में, चारों कॉन्सेप्ट थे, पहला और अंतिम, सबको मैंने एक साथ बता दिया। इसको चार्ट बना लो और इसके जैसे भी सवाल घूम के आवे आप कर सकते हो। जल्दी से बनाओ, इसको जल्दी से बना लो, फिर अल्फाबेट में आवे। सवाल देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं सवालों के आंसर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हो गया भाई। तो ये आपका जो आशीष जी, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका जो कमेंट था, हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि आपको जो मन में उत्कंठा हो उसको आप कमेंट करके बताइए, यथासंभव हम समाधान देंगे। जब तक अभी लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, और जब लाइव क्लास लेंगे तब तो तुरंत ही बता देंगे। मिटा दे इसको। तो चलते हैं, जो हमने आपको सवाल दिए थे कुछ, उन पे चर्चा करते हैं। सवाल आपका पहला सवाल था, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? देखो, हमने आपको इस तरह का सवाल नहीं कराया, कोशिश मैंने यही किया है कि जो सवाल नहीं कराया, कॉन्सेप्ट बताया है लेकिन उस तरह का सवाल नहीं कराया। अक्षर एम के बाईं ओर कह रहा है, और एम जो क्या होता है, बाईं ओर से 13वां होता है। सवाल में जो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो एम जो होता है वो बाईं, ऐसे एम के बाईं ओर देखो तो एल ही होगा। लेकिन अगर उस तरह से लाने चाहते हो तो एम जो है बाईं ओर से 13वां होता है, और उसके बाईं ओर का पहला पूछ रहा है, तो बायां बायां घटा दो, यानी 13 में 1 घटा दो, 12, यानी पहले सवाल का आंसर आपका एल होगा। सही रहा होगा सबका, जो भी हमें आंसर दिए हैं कमेंट में, सबका लगभग लगभग सही है। दूसरा सवाल आपका है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, किसके? आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, आपके कहे चाहे बाप के कहे, उसका कोई मतलब नहीं। कह रहा बाईं ओर से 17वें के बाएं 7वां अक्षर, 7वां ही कह रहा बिल्कुल। तो बायां बायां, बायां बायां घट जाएगा, यानी आप 17 में 7 घटा दो, 10 बचेगा, और बाईं ओर से कह रहा यानी दूसरे में आंसर होगा 10, यानी जे। दूसरे में आंसर आपका चौथा ऑप्शन होगा जे। तीसरा सवाल देखते हैं, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाहिनी ओर छठा अक्षर होगा? उस अक्षर के दाहिनी ओर छठा अक्षर होगा, कौन से अक्षर के? अभी नहीं मालूम, और वो अक्षर बाद में बता रहा है, जो कि आपके दाहिनी ओर से गिरने पर लिखा है, इसमें ना गिनने पर, वो गलती से टाइप हो गया, दाहिनी ओर से गिनने पर 12वां है। सवाल थोड़ा सा उल्टा लिखा था, इस तरह का सवाल मैंने करवाया नहीं था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाहिनी ओर का छठा है, जो आपके दाहिनी ओर से गिनने पर 12वां है। यानी आपके दाहिनी ओर से 12वें अक्षर के दाहिने का छठा कह रहा है। दाहिनी ओर से 12वें अक्षर के दाहिने का छठा, उल्टा दे रहा था, हमने कहा उल्टा पढ़ लो। कह रहा जो आपके दाहिनी ओर से 12वें अक्षर है, तो आप पढ़ो दाहिनी ओर से 12वें अक्षर के दाहिने का छठा। तो दाया दाया घटा दो, दाया दाया घट जाएगा, उसके बाद पलट जाएगा, यही तो है। तो 12 में से 6 घटाओ, 6 बचा, दाहिनी ओर से छठा बताना है, यानी छठा का मतलब एफ, और एफ का अपोजिट यू।
यानी तीसरे सवाल में आपका आंसर था यू होगा। यू आया था कि नहीं? आया रहा होगा भाई, केवल भाषा बदली थी इसकी और कुछ नहीं। उसके बाद अगले सवाल देखते हैं, यू यानी चौथा ऑप्शन होगा इसमें। उसके बाद चौथा सवाल क्या था भाई? आ जा जल्दी से। चौथा सवाल आ गया। चौथा सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। चौथा देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। हमने कहा जब ऐसा सवाल हो तो आप परेशान नहीं होइएगा, पहले पता कर लो कौन सा बताना है, और दाएं से पूछे तो बाएं से बताओ, बाएं से पूछे तो दाएं से बताओ। देखिए सब उसी की समझ में आएगा जो पिछले सभी वीडियो देखा होगा। अगर एक भी वीडियो आपका छूटा है तो एक भी दो सवाल छूट जाएंगे। कह रहा तो बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने का 7वां, बाएं से 12वें के दाहिने पहले जोड़ लो इसको, 12 7 19, क्योंकि बायां दायां जुड़ता है, यानी बाईं ओर से 19वां बताना है। बाईं ओर से कौन सा बताना है? 19वां बताना है, और बाईं ओर से 19वां ना बता के आप दाहिनी ओर से 19वां बताओ। दाहिनी ओर से 19 कौन सा होगा भाई? दाहिनी ओर से 19 होगा एस का अपोजिट एच। क्यों भाई? एस का अपोजिट, क्योंकि दाहिनी ओर से अपोजिट करते हैं ना, तो एस का अपोजिट एच हो जाएगा, यानी चौथे में आपका आंसर एच होगा। इसको फिर से एक बार देख लें। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए कोई बात नहीं, जब विपरीत क्रम में लिखा गया तो कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें के दाहिने का 7वां, अच्छा बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने का 7वां है, सॉरी, तो बायां दायां जोड़ देंगे, सही है, तो 12 7 कितना होगा? 19, यानी बाईं ओर से 19वां बताना है। हमने कहा बाईं ओर से 19 ना बताओ, आप दाहिनी ओर से 19वां बताओ। क्यों? क्योंकि वर्णमाला विपरीत क्रम में है, तो दाहिनी ओर से 19वां कौन सा होता है? ऐसे एस होता है, एस का अपोजिट एच होगा, यानी इसमें आंसर एच होगा चौथे में, सही है। एच आया था आप लोगों का? नहीं आया था? आया होगा भाई, तेज हैं आप लोग। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो जैसे ही प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, आपके मन में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में होगा, बाईं ओर से अगर 13 तक पूछेंगे तो 14 से घटाएंगे, 13 के ऊपर पूछेंगे तो नो चेंज होगा, और अगर दाहिनी ओर से 13 तक पूछ रहे हैं तो केवल अपोजिट करेंगे, और अगर 13 के ऊपर पूछ रहे हैं दाहिनी ओर से तो जितना ऊपर वही आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट है। पूछ क्या रहा है? जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है तो आपके किधर किधर से भाई? आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा? आपके दाहिनी ओर से पूछ रहा है, तो दाहिनी ओर से अगर 13 तक पूछते तो अपोजिट करते, 13 के ऊपर 19 पूछ रहा है तो कितना ऊपर होगा? 13 6 19 होता है, यानी 6 ऊपर है। तो कॉन्सेप्ट है जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में होगा, दाहिनी ओर से अगर 13 तक लाना है तो अपोजिट करेंगे जो पहले करते थे, और 13 के ऊपर लाएंगे तो जितना ऊपर होगा वही आंसर होगा। तो 19 लाना है तो 13 के कितना ऊपर है? 6 ऊपर है, यानी कि आंसर होगा आपका 5 नंबर में एफ। समझ में आई बात कुछ? तो ये पांचों आंसर आपके सामने हैं। एक नंबर में एल, दूसरे में जे, तीसरे में यू, चौथे में एच, 5 में एफ। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका था, हमने एक एक सवाल देखो अर्धांश वाला भी एक करवा दिया, आप चाहो दोनों अर्धांश वाले आप कर सकते हो, पहले भी बहुत सारे करवाए। छठा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर जी तथा क्यू के बिल्कुल मध्य में है? देखो जी तथा क्यू के मध्य पूछ रहा है ना, यानी कि लेटर बता रहा है दोनों, तो बस दोनों लेटरों को जोड़कर एक घटा दोगे। जी का नंबर 7, क्यू का 17, 17 और 7 जोड़ दो 24, यानी 24 होगा। 24 का आधा करोगे तो कितना होगा? 12, यानी 6 नंबर में आपका आंसर होगा एल। इसी सवाल को ऐसे भी कह सकते थे, जी को कह देते बाईं ओर से 7वां और
क्यू को क्या कहते हैं, जी तथा किसके मध्य में था, एक मिनट सवाल देख लेते हैं। हाँ ठीक है, जी तथा क्यू के मध्य में, बाईं ओर से जी सातवां कह दो, क्यू यानी दाहिनी ओर से 10वां, तो दोनों जोड़ के जे और क्यू निकल आता है, यानी बीच में आ जाएगा कौन सा, एल। समझ में आई बात। 7G का जब लेटर बता देना, डायरेक्ट लेटर बता दे तो और सरल है, उन्हीं लेटरों के क्रमांकों को जोड़ के आधा कर दो बस। एस अगर पूछा जाए कि जी और एस के मध्य में क्या होगा, तो जी का नंबर 7, एस का नंबर 19, 19 और 7 जोड़ो 26, 26 का आधा 13 यानी एम होगा, तो इसमें एल आएगा। अगला 7वां सवाल था, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाहिने तीसरा। ध्यान दो, दो सवाल इसमें जुड़े हैं। पहले आप के और एस के मध्य का लाओ, के और एस के मध्य क्या होगा भाई, के का 11, एस का 19, 19 11 30, 30 का आधा 15, यानी के और एस के बीच में 15 होगा। और कह रहा है कि फिर ये 15 बाईं ओर से है, कह रहा उस अक्षर के दाहिने का तीसरा, यानी 15 के दाहिने, यानी इधर जोड़ेंगे। जब बीच वाला अक्षर आ जाए उसके दाहिने का कहे तो जोड़ा जाता है और बाएं कहे तो घटाया जाता है, तो दाहिने का तीसरा कह रहा है, यानी 15 3 18, यानी 7 नंबर में आपका आंसर होगा 18। 18 का मतलब आर, ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। समझ में आई बात, आया होगा आपका। अगला सवाल थोड़ा समझने वाला है भाई, यदि सभी सम संख्याओं के स्थान पर अक्षर जो बी से शुरू होता है बदलकर विषम अंक से, यानी जैसे 3 5 7 इत्यादि लिखा है, क्रम में बदल दिया जाए तो दाएं से 10वें स्थान पर आने वाली संख्या या अक्षर से दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो पहले दाया दाया घटा दो, यानी कि 10वें के दाहिने तीसरा, यानी 10 में से 3 घटाओ 7, दाहिनी ओर से 7वां कह रहा, दाहिनी ओर से 7वां होता कौन है, जी का अपोजिट टी। तो आपको बताना है कि टी जो आया उसकी जगह पे अंक कौन सा होगा। अब तुम सोचो क्या कह रहा, बी से शुरू होता है तो 3 हुआ, फिर कह रहा सभी सम संख्याओं के स्थान पर बी की जगह पे 3 रखा जाएगा। हमने कहा था क्रम ढूंढ लेना, बी की जगह पे 3, डी की जगह पे 5, और फिर सम क्या है, एफ की जगह पर 7। तो आप देख रहे हो जो नंबर है ना, सम है उसमें एक बढ़ रहा है, बस भाई बी का 2 होता है ना, 1 बढ़ा 3, डी का 4 होता है 1 बढ़ा 5, एफ का 6 होता है 1 बढ़ा 7। पूरे सवाल का यही मतलब था कि जो सम संख्याएं हैं उनमें एक बढ़ा के लिखा जाए, बस 2 4 6 8 यानी बी डी एफ हो। अब अगर आगे लाना है एच का तो क्या होगा 9। तो पूछ रहा था दाहिनी ओर से 7वां, और दाहिनी ओर 7वां आप जानते कौन सा होता है, जी का अपोजिट टी होता है ना, यानी कि टी 20 होता है ना, 20 की जगह क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। बहुत सरल था, खाली सवाल देखने में भौकाली था और कुछ नहीं था। तो इसमें आंसर आ गया क्या 21, चौथा ऑप्शन होगा इसमें। अगले सवाल की ओर चलते हैं, 8 हो गए, 2 सवाल और हैं अभी, आ जाओ जल्दी से। नहीं आ रहा है, अच्छा बढ़ाना पड़ेगा, आ गया आ गया आ गया। कह रहा शब्द बॉडीली लिखा है BODILY में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है, बस युग्म नाम सुन लिया समझ लो। अब वही करना है क्या, बी के बाद CD एक मिला, EFG, यही तरीका जिसको नहीं आता पिछले भाग में देखिएगा, सभी प्लेलिस्ट में है। ओ के बाद PQRS, डी के बाद EFG, IJK LM, इधर से कोई नहीं, Y के बाद Z, काम खत्म, जब Z आ जाए वही छोड़ दो। L के बाद MNO, L के बाद देखो MNO यानी एक और मिला P, I के बाद JKL, D के बाद EF, O के बाद B, यानी कोई नहीं, यानी 9 नंबर सवाल में केवल 2 जोड़े हैं। कितने हैं, 2 जोड़े हैं केवल। उसके बाद लास्ट सवाल क्या था भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के दाहिने का 7वां,
दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के दाहिने का 7वां। तो पहले दाया दाया घटा लो, 15 में से 7 घटाओ, 8 आएगा। क्या आएगा? 8। यानी दाहिनी ओर से 8वां बताना है। और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है। जब सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में होता है, ध्यान दो, दाहिनी ओर से 8वां बताना है। जब सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में होता है तो लेफ्ट साइड से तो बताना नहीं, राइट साइड से बताना है। राइट साइड से 13 तक अगर लाते हैं, 13 तक, जब सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में होगा तो दाहिनी तरफ से अगर 13 तक लाना है तो 13 जोड़ा जाएगा, 13 जोड़ देंगे। और अगर 13 के ऊपर लाना है तो क्या होगा जरा बताओ, कोई बतावे। केवल और केवल अपोजिट करेंगे, क्योंकि सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में फर्स्ट हाफ कहीं चेंज नहीं हुआ। अब आपको दाहिनी ओर से क्या लाना था, भूल गए। कौन सा दाहिनी ओर से कौन सा लाना था भाई? जब सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में होगा तो दाहिनी ओर से, अच्छा दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के दाहिने का 7वां, यानी 15 में से 7 गया 8। दाहिनी ओर से 8वां इधर ही तो जाएगा, और 8वां लाने के लिए 13 जोड़ देंगे। तो 13 8 कितना होगा? 13 8 21, 13 8 22, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी लास्ट सवाल में हमारा आंसर यू, क्या यू आएगा। तो इस तरह से जितने भी सवाल थे हमने बता दिए हैं लगभग, और थैंक यू भी हो गया है। तो अब हम आप अपने सवाल चेक कर लीजिएगा, जिसके जितने भी निकले सही गलत, 1 2 गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अगले वीडियो में कोई नया चैप्टर आपसे उम्मीद करेंगे, आप हमें फरमाइश कीजिए, तो हम नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।